नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में अमेरिका जैसे देशों की तर्ज पर देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप उत्तर प्रदेश में विकसित करने का निर्देश दिया है। बता दें कि इसमें देश और दुनिया के प्रतिष्ठित सरकारी और निजी विश्वविद्यालय अपना कैंपस खोल सकेंगे। साथ ही एक ही जगह पर अटल आवासीय विद्यालय जैसे प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय भी होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री पद का दावेदार होने को लेकर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर विपक्ष विचार करे तो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के सशक्त दावेदार बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के पास 37 साल से अधिक का संसदीय और प्रशासनिक अनुभव है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की साख भी अच्छी है। ऑपरेशन गंगा के तहत रूस यूक्रेन संघर्ष के दौरान युद्ध क्षेत्र से अपने नागरिकों की भारत की सफल निकासी को याद करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत बड़ी चीजों के लिए सक्षम है। उन्होंने कहा कि जैसा कि हम स्वतंत्रता के 75वें वर्ष का जश्न मना रहे हैं और बहुत आशावादी है, चीन ने सीमा समझौते की अवहेलना की है और गालवान घाटी गतिरोध बढ़ रहा है, क्योंकि दोनों देशों के बीच संबंध बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं। भारत और इटली दोनों देश हाथ मिलाने जा रहा है। दोनों देश ने विभिन्न मुद्दों पर सहमति जताई है और अब मिलकर इन मुद्दों पर तैनात चुनौतियों से लड़ा जाएगा। वहीं भारत और इटली द्वारा MLT पर जल्द हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है। गौरतलब है कि भारत ने अब तक ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बांग्लादेश, बेलारूस, कंबोडिया, मिस्र सहित 44 देशों के साथ इस तरह का समझौता किया है। IIT पटना जल्द ही 6 नए पाठ्यक्रम की शुरुआत करेगा। इनकी खास बात यह होगी कि इन कोर्सेज में एडमिशन पाने के लिए कैंडिडेट्स को JEE स्कोर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स को भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान पटना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। ये नए प्रोग्राम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत लॉन्च किए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सोमवार को प्रदेश में भारी बारिश के चलते भौरी और बरखेड़ा स्थित नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कैंपस का भूमि पूजन वाला कार्यक्रम निरस्त हो गया है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल दौरे पर है। फिलहाल केंद्रीय मंत्री सुबह से ही परिषद की बैठक से ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए LJP रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने कहा है कि जनादेश का अपमान कर बिहार में महागठबंधन की नीतीश सरकार अधिक दिनों तक चलने वाली नहीं है। सांसद ने कहा कि CM की कुर्सी के लिए बार बार पाला बदलने व गठबंधन बनाने से नीतीश ने जनता के सामने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। उन्होंने दावा किया है कि 2025 में विधानसभा चुनाव यदि हुआ तो CM नीतीश कुमार का कोई भी गठबंधन अब CM का चेहरा नहीं बना सकते हैं। उसमें जदयू खाता भी नहीं खोल पाएंगे। बीते दिनों आजम खान पर 2 और नए केस रामपुर में दर्ज हुए हैं, जिसके बाद अब समाजवादी पार्टी पूरी तरह से आर पार की लड़ाई में जुट गई है। इस पर सपा ने बीजेपी पर हमला बोला है और कहा है सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। सरकार आजम खान साहब पर मनगढ़ंत आरोप लगाकर उन्हें प्रताड़ित कर रही है। रेप केस में फंसे भाजपा के सीनियर नेता शाहनवाज हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत इस मामले की सुनवाई सितंबर के तीसरे सप्ताह तक के लिए टाल दी है। वहीं 17 अगस्त को दिल्ली उच्च न्यायालय ने शाहनवाज हुसैन की ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाले अर्जी को बेबुनियादी बताकर खारिज कर दिया था। साथ ही FIR दर्ज कर 3 महीने के अंदर जाँच की रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर से केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि MSP इसलिए लागू नहीं हो पा रहा क्योंकि प्रधानमंत्री का एक मित्र है और उनका नाम है अडानी और यह व्यक्ति 5 साल के भीतर एशिया का सबसे धनी आदमी बन गया है। आप इस देश के किसानों को हरा नहीं सकते। अलकायदा चीफ अयमान अल जवाहिरी को जिस MQ-9 रीपर ड्रोन का इस्तेमाल कर मारा गया था वह जल्द ही अब भारत के पास भी होने वाला है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि नई दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच MQ-9 रीपर ड्रोन की खरीद के लिए बातचीत चल रही है। यह एक अनमैन्ड ड्रोन है जिसे जॉयस्टिक के जरिए दूर बैठकर कंप्यूटर से उड़ाया जाता है। महंगाई के बीच मारुति खरीदने वालों की संख्या में कमी नहीं आई है। मारुति के सीनियर एग्जीक्यूटिव के अनुसार कंपनी के पास कारों की लंबित बुकिंग की संख्या 2.8 लाख यूनिट से बढ़कर 3.87 लाख यूनिट्स हो गई है। बता दें कि RBI द्वारा पिछले 4 माह में 3 बार रेपो रेट में वृद्धि करके इसे 5.40% कर दिया गया है। इस साल मई अगस्त के बीच इनमें 1.40% की बढ़ोतरी हुई है।
वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि उनका यूपीआई के जरिए होने वाले पेमेंट पर किसी तरह का चार्ज लगाने का कोई इरादा नहीं है। आरबीआई ने सुझाव दिया है कि यूपीआई पेमेंट पर अलग अलग राशि के बैकरेट की बुनियाद पर एक टियर चार्ज लगाया जा सकता है। रिजर्व बैंक ने इसे लेकर डिस्कशन पेपर ऑन चार्जेस इन पेमेंट सिस्टम जारी कर दिया है। इस पर आरबीआई ने सुझाव मांगे हैं। 32 मंजिला ट्विन टावर गिराए जाने की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज अलग अलग विभागों की टीम ट्विन टावर पहुंचेगी, जिसमें नोएडा प्राधिकरण, सीबीआरआई, पॉल्यूशन बोर्ड, ट्रैफिक पुलिस, विद्युत विभाग, गेल समेत अन्य विभाग के अधिकारी संयुक्त दौरा करेंगे। बता दें कि 28 अगस्त को ध्वस्त किया जाना है। साथ ही इस दौरान आधे घंटे के लिए नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे को भी बंद किया जाएगा। एशिया कप शुरू होने से पहले पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी चोटिल हो गए हैं, जिसके बाद उनके स्थान पर टीम में मोहम्मद हसनैन को शामिल किया गया है, जो अपनी तेज और तीखी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने एक मैच के दौरान 155.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी थी। अब तक वह पाकिस्तान के लिए 8 वनडे और 18 T20 मैच खेल चुके हैं। G20 की अध्यक्षता मिलना भारत के लिए कृषि और खाद्य पदार्थों की सब्सिडी पर लंबे समय से जारी गतिरोध के मुद्दों को ठीक करने का एक सुनहरा अवसर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिसर्च में इस बात का दावा किया गया है। भारत में किसानों को कोरोना काल के दौरान की सबसे खराब स्थिति की बात करें तब भी महज $600 प्रति किसान की सब्सिडी मिल पाई थी। ऐसे में G20 देशों की अध्यक्षता काल में भारत में कृषि सब्सिडी के आंकड़ों में सुधार के लिए विकसित और विकासशील देशों के समक्ष अपनी बात अधिक ठोस तरीके से रख पाएंगे। दिल्ली में कथित शराब घोटाले को लेकर सीबीआई की जांच के दायरे में आए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को बड़ा दावा किया। सिसोदिया ने ट्वीट किया, मेरे पास भाजपा का संदेश आया है, आप तोड़कर भाजपा में आ जाओ, सारे सीबीआई ईडी के केस बंद करवा देंगे। मेरा भाजपा को जवाब, मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूँ, राजपूत हूँ, सर कटा लूंगा, लेकिन भ्रष्टाचारियों षड्यंत्रकारियों के खिलाफ नहीं झुकूंगा। पुष्पा द राइज की सफलता के बाद मेकर्स पुष्पा द रूल की तैयारी में जुट गए हैं। बता दें कि पुष्पा 2 की शूटिंग सोमवार 22 अगस्त को एक पूजा समारोह के साथ शुरू हुई। पुष्पा द रूल के जरिए अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना एक बार फिर अपनी दमदार केमिस्ट्री से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करते हुए नजर आएंगे। दोनों फिल्म में एक साथ फिर नजर आ रहे हैं। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना के बचपन के कोच सतपाल कृष्णन का निधन हो गया है। रैना ने ट्वीट करके उनके निधन की जानकारी दी और कहा, मेरे कोच कृष्णन सर के निधन के बारे में सुनकर मेरा दिल व्यथित हुआ है। मेरी सभी उपलब्धियों और कड़ी मेहनत के पीछे उनका हाथ था। उन्होंने मुझे जो सबक सिखाया उसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। मेरी यादों और प्रार्थनाओं में वह हमेशा रहेंगे। उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। एयर इंडिया के भारतीय सीनियर पायलट कैप्टन जोया अग्रवाल ने एसएफओ विमानन संग्रहालय में अपनी जगह बना ली है। उन्होंने लगभग 16,000 किलोमीटर की रिकॉर्ड दूरी तय की है। बातचीत के दौरान जोया ने बताया कि सैन फ्रांसिस्को एविएशन लुई से टपरे नेविगेशन म्यूजियम में फेलोज की जगह पाने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर संरक्षण देने की मांग पर जल्द सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी को आश्वासन दिया है कि मामला विस्तार से सुना जाएगा। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए के शासनकाल में शुरू की गई सेतु समुद्रम परियोजना के तहत जहाजों के लिए रास्ता बनाने के लिए राम सेतु को तोड़ा जाना था। बाद में कोर्ट के दखल के बाद यह कार्रवाई रुक गई थी। तब से राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई लंबित है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने रविवार को भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस की शुरुआत की। इस बस को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और निजी कर्म KPIT लिमिटेड ने डेवलप किया है। इस बस को चलाने के लिए ईंधन सेल हाइड्रोजन और वायु का उपयोग करके बिजली बनाता है और बस से सिर्फ पानी निकलता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा कल यानी 23 अगस्त से शुरू हो रही है। CBSE बोर्ड के अनुसार कक्षा 10वीं की बोर्ड की कंपार्टमेंट परीक्षा 23 अगस्त से शुरू होगी और 29 अगस्त तक चलेगी, जबकि कक्षा 12वीं की परीक्षा मात्र 23 अगस्त को ही आयोजित की जाएगी। CBSE कंपार्टमेंट थ्योरी और प्रैक्टिकल की परीक्षा देश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर करेगा। टीवी के सुपरहिट कॉमेडी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जल्द ही नए तारक मेहता की एंट्री होने वाली है। इस किरदार के लिए अब एक नया नाम सामने आया है। सूत्रों का कहना है कि इस किरदार के लिए निर्माता जैनी राजपुरोहित के नाम पर विचार किया जा रहा है। इससे पहले बालिका वधू, लागी तुझसे लगन और मिले जब हम तुम जैसे शो का हिस्सा रह चुके हैं। राजधानी पटना में सोमवार को शिक्षक अभ्यर्थियों ने 7वें चरण की बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस की ओर से खूब लाठी चलाई गई। शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि वे 2019 से बहाली का इंतजार कर रहे हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह को जल्द नोटिफिकेशन निकालना चाहिए।
अटल पेंशन योजना को लेकर सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। इनकम रिटर्न भरने वाली इस योजना को 30 सितंबर तक ही सब्सक्राइब कर सकेंगे। केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से 1 जून 2015 को अटल पेंशन योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के नियमानुसार 18 से 40 साल की उम्र के लोग इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 10वीं और 12वीं क्लास की कंपार्टमेंट परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र छात्राएं इस बात का ध्यान रखें कि उन्हें परीक्षा केंद्र पर और परीक्षा के दौरान वह कोविड-19 से बचाव की गाइडलाइन का पालन करें। परीक्षा के दौरान छात्र फेस मास्क पहने, इसके अलावा सैनिटाइजर का उपयोग करें और परीक्षा केंद्र पर सामाजिक दूरी का पालन करें। उम्मीदवार परीक्षा केंद्र के अंदर किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच व अन्य उपकरण नहीं लेकर जा सकते हैं। भारत में कोविड-19 के मामलों में 24 घंटों में इजाफा देखने को मिला है। अब यह आंकड़ा 97,648 पर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 9,531 नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले 21 अगस्त को 11,553 नए मामले सामने आए थे, जबकि 20 अगस्त को 13,272 नए मामले मिले थे। अब सक्रिय मामलों की दर 0.22% है, जबकि रिकवरी दर 98.6% पर पहुंच चुकी है। कांग्रेस के अगले अध्यक्ष का चुनाव 21 अगस्त से 20 सितंबर के बीच हो जाएगा। पार्टी ने पिछले साल ही इस बात का ऐलान कर दिया था कि 2022 में सितंबर तक कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा, इस पर असमंजस की स्थिति कायम है। कई नामों को लेकर अनुमान लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक स्थिति साफ नहीं हो सकी है। शुभमन गिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 42 गेंदों में 12 चौकों की मदद से पहला शतक पूरा किया है। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 121.95 का था। 31 जनवरी 2019 को उन्होंने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था और दिसंबर 2022 में उन्होंने टेस्ट डेब्यू किया था, लेकिन 20 पारियों के बाद उन्होंने शतक जड़ा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने भी हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है, उनके नाम है मृत्युंजय कुमार, नन्नू कुमार, सुनील कुमार, सबाहत निशा, ओम प्रकाश, मंटोष कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, यूपीआई पेमेंट को लेकर सरकार के द्वारा किसी प्रकार का चार्ज न लगाने का जो फैसला लिया गया है, वो आपके नजर में कितना सही या गलत है? आप अपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।